औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस का ये दूसरा लेक्चर है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको पता है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एनुअल पेपर में आने वाले हैं। और आपने जैसे पहला लेक्चर देखा, आपको तमाम सवाल हम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। तो यकीनन ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। हो सकता है 3 सवाल इसी टॉपिक में से ही आ जाएं, तो इसलिए इस लेक्चर को आप एंड तक लाजमी सुनिएगा। ये आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट स्लाइड आपके सामने मौजूद है। व्हाट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, ये बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बड़े तवज्जो से इसको देखिएगा। स्टूडेंट, जैसे कि नाम से जाहिर है, बॉन्ड डिसोसिएट, डिसोसिएट का मतलब है तोड़ना, ठीक है। तो इसका मतलब है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, किसके लिए भी रिक्वायर्ड है? अब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, क्या ब्रेक करना चाहते हैं स्टूडेंट? अब रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ स्पेसिफिक बॉन्ड इन अ गैसियस मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ गैसियस एटम्स। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज हमें आपको जो है वो डिफरेंट है, जो है वो टेबल के अंदर हम आगे दिखाएंगे कि कौन से एलिमेंट की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कितनी है। तो इसका मतलब है, सपोज स्टूडेंट, हम अगर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हम कार्बन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, इनके दरमियान एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें दरकार है, सपोज कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है 376 किलो जाउल पर मोल के इक्वलेंट है। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दैट एनर्जी इज नोन एज अ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। इसी तरह हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए स्टूडेंट, क्या कहते हैं हम इसे? यकीनन ये भी स्टूडेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। इसकी एग्जांपल भी आपको साथ हमने बता दी। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा और अहम सवाल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं। सवाल क्या है जी? हाउ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। कि जनाब, एक रिएक्शन के दौरान होने वाली इंथैल्पी चेंज, देखें स्टूडेंट, रिएक्शन में होने वाली इंथैल्पी चेंज आपको पता 2 तरह की होती है। या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट अब्जॉर्ब होगी, या रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। कैलकुलेट करनी कैसे है, आइए समझते हैं, देखते हैं और आगे एग्जाम्पल के साथ इसको समझाएंगे भी आपको। तो स्टूडेंट, बात ये है, अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइन एज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच, आपको पता है ओल्ड बॉन्ड्स जो होंगे ना जी, जितने भी रिएक्टेंट्स के दरमियान जो ओल्ड बॉन्ड्स है ना जी, वो क्या करेंगे स्टूडेंट? यकीनन सी बात है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ओल्ड बॉन्ड्स आर, आप देख रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। और साथ में क्या होगा? न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब है स्टूडेंट, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो वही एनर्जी क्या होती है? रिलीज। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है, बॉन्ड ब्रेक होने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी या रिलीज ज्यादा हुई, इन दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं। देयरफॉर एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन एक्चुअली कम्स फ्रॉम ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल एच इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रोकन, जितनी एनर्जी चाहिए थी, यानी टोटल बॉन्ड जितने ब्रेक हुए उनमें कितनी एनर्जी हमें चाहिए थी, और जब बॉन्ड बने हैं माइनस उसमें से जो एनर्जी है वो माइनस कर देंगे। तो उसके बाद जितनी ओवरऑल एनर्जी हमारे पास आएगी उसको हम इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहेंगे। वो ये कहलाएगी कि इस रिएक्शन के दौरान ओवरऑल कितनी इंथैल्पी चेंज हुई। बात आपको समझ आ गई? इसका मतलब है, करना क्या है कि रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं उनमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी, और बॉन्ड बनने के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हुई उनको दोनों को माइनस करना है। एग्जाम्पल भी आपको नीचे हम देंगे ताकि आपको ये बात समझ आ जाए अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ। हमने इसीलिए एक क्वेश्चन आपके सामने और भी बनाया है इसका। तो देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन। आपके सामने हमने एक रिएक्शन रख दिया है। ये जो ऊपर आपको एक क्वेश्चन है उसको हम समझाएंगे किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है, किस तरह से एनर्जी चेंज हम देख रहे हैं। स्टूडेंट, बड़े गौर से और बड़े तवज्जो से आपने इसको समझना है। ये H2 का मॉलिक्यूल है, ये Cl2 है, और 2 HCl के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी H और Cl के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ एच एच का बॉन्ड टूट रहा है और साथ में सी एल का बॉन्ड टूट रहा है। अब आपने तवज्जो करनी है, एच एच की बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए जी 436, और सी एल की दी हुई है 243। तो ये जनाब जो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना सर, वो हमारे पास कितनी आ गई 679। ओके, बात समझ गए। फिर हमारे पास जो HCl की एक बॉन्ड की बनने के लिए जो एनर्जी हमें रिलीज होगी वो 431 है, और कितने HCl के बॉन्ड बन रहे हैं मैंने बताया 2, तो कितनी होगी एनर्जी जनाब 862। यानी जब HCl के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो 862 है। अब आपने क्या करना है जनाब, बॉन्ड फॉर्म जो हुए हैं माइनस बॉन्ड ब्रोकन जो हुए हैं उनमें से बॉन्ड फॉर्म जो हुए हैं उनको हमने माइनस कर देना है। तो आप देखिए बॉन्ड फॉर्म के लिए एनर्जी 679 पॉजिटिव लिखनी है आपने, ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखें नीचे माइनस करना है 862 को। तो कितनी एनर्जी आ गई जनाब आपके पास -183 किलो जाउल पर मोल। जी हाँ स्टूडेंट, इस तरह से हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। करना क्या है कि जो रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी जो है, उसको आपने ऐड कर लेना है, और फिर जो प्रोडक्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो जो रिलीज हो रही है उसको आपने ऐड कर लेना है। दोनों की वैल्यू तो आपको फार्मूला बता दिया, बॉन्ड ब्रोकन कितनी वैल्यू है टोटल और बॉन्ड फॉर्म की कितनी वैल्यू है टोटल। तो जैसे ये 679 बॉन्ड ब्रोकन की वैल्यू ओवरऑल थी, और इसी तरह से -862 बॉन्ड फॉर्म की ओवरऑल वैल्यू थी, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं स्टूडेंट, सारे के सारे बड़ी अहम वीडियोस के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए कि डायग्राम्स के साथ, जो आपको यूजुअली बुक में नहीं मिलती, एग्जाम्पल जो बुक में नहीं मिलती वो हम आपको इन वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपके लिए समझना आसान हो सके और आप इसे आसानी से याद कर सकें। आंसर भी एग्जैक्ट हमने दिया हुआ है ताकि इसमें आपको समझने में मुश्किल ना हो। इसी तरह स्टूडेंट, हाउ वी कैन फाइंड द इंथैल्पी चेंज। स्टूडेंट देखिए, किसी भी रिएक्शन में होने वाली इंथैल्पी चेंज को अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से फाइंड करना हो, जैसे देखिए अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसे हम फाइंड करना चाहते हैं तो यकीनन सी बात है थर्मामीटर यूज़ करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट, अगर किसी रिएक्शन में अगर आप हीट चेंज फाइंड करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कैलोरीमीटर। आप ये कैलोरीमीटर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है उसकी हीट चेंज फाइंड कर सकते हैं। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, आप इसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं जिसे आपने करवाना है, सही है। आपने यकीनन जो रिएक्टेंट ऐड करने हैं, एक बात याद रख लें, एडिशन के वक्त उसका मैस मालूम कर लें, ठीक है, कि कितने ग्राम कितने मिलीग्राम आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं जिनका रिएक्शन आप कराना चाहते हैं, ठीक है। कर दिया ऐड आपने। अब आपके पास थर्मामीटर मौजूद है इसके अंदर, ठीक हो गया। आपने रिएक्शन शुरू होने से पहले ना एक टेम्परेचर मालूम कर लेना है जिसे क्या कहते हैं T1। फिर रिएक्शन ख़त्म होने के बाद आपने एक टेम्परेचर फाइंड कर लेना है, वो क्या होगा T2। और फिर हम यकीनन सी बात है T2 डेल T फाइंड करेंगे जो कि T2 माइनस T1 होगा। बात समझ आ गई। इसका मतलब है जो टेम्परेचर चेंज हुआ है रिएक्शन होने से पहले का टेम्परेचर भी हमारे पास है और रिएक्शन होने के बाद का टेम्परेचर भी हमारे पास है, हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें। बात समझ आ गई। तो अब एक हमारे पास फॉर्मूला है, क्यू का मतलब है हीट चेंज जो हो रही है किसी भी रिएक्शन के दौरान, इसको फाइंड करने के लिए वो कहता है जनाब हमारा फॉर्मूला क्या है, C, जिसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय M। M क्या है, मैस ऑफ द रिएक्टेंट जो आपने ऐड किया है, और डेल T क्या है, डेल T इज द चेंज इन द टेम्परेचर, जो एक टेम्परेचर रिएक्शन के शुरू होने से पहले था और एक टेम्परेचर रिएक्शन के शुरू होने के बाद आया। तो इसका मतलब है इनका जो फर्क है उसको हमने डेल T कहा है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बड़ा ही अहम पॉइंट है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जनाब हमने इंथैल्पी चेंज को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ अ कैलोरीमीटर, विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बड़ी दफ़ा हमारे पेपर के अंदर आ चुका है, आ जाता है स्टूडेंट। बात ये है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ मैस 1 kg थ्रू 1 केल्विन। देखिए स्टूडेंट, बात ये है, मैं आपको ज़रा बड़ा तवज्जो से ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपके पास ना ये 1 kg पानी है, ठीक है, यू हैव 1 kg
किस चीज़ का 1 kg है जनाब? वाटर का। H2O का 1 kg आपके पास है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जनाब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री है। कितने डिग्री है? 1 डिग्री। और आप इसका टेम्परेचर करना चाहते हैं जनाब 2 डिग्री। यकीनन सी बात है आपको हीट करनी पड़ेगी, इसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? अच्छा, वो हीट जो किसी वाटर का या किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने में अब्जॉर्ब होती है, उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। 1 kg हमने जनाबे वाला सॉल्वेंट लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ा दिया, उस दौरान जो हमें एनर्जी देनी पड़ी, जो हीट अब्जॉर्ब हुई, उसको हम क्या कहते हैं? दैट हीट अब्जॉर्ब इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आप देख रहे हैं, वैल्यू आपके सामने मौजूद है। स्टूडेंट कितनी होती है वैल्यू हमारे पास? जो वैल्यू हमारे पास आप देखिए एमसीक्यूज के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4.18 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। यानी ये 4.18 है, साथ में जाउल है, पर ग्राम है और साथ में पर केल्विन है। तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू है जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर है। एग्जाम्पल आपने साथ में लाजमी लिखनी है। यानी अगर वाटर का आपके पास एक ग्राम है और आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाएंगे तो उस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी या एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब होगी वो 4.18 जाउल के इक्वल होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक और बड़ा अहम सवाल, उम्मीद है आपको बड़े अच्छे अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देख लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही एक्सप्लेन किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल आपको दी गई है, नीचे आप देख रहे हैं 1 kg वाटर है। ये एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल दी गई है ताकि आपको ज़रा समझ आए। 25 डिग्री से 26 डिग्री टेम्परेचर ले गए हैं, टेम्परेचर टोटल 1 डिग्री इंक्रीज़ किया है, हीट जो ऑब्जॉर्ब हुई है वो 4.18 जाउल है, एनर्जी जो यहाँ ऑब्जॉर्ब हुई है वो 4.18 जाउल है। तो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। बड़े अहम सवाल हैं स्टूडेंट, इस स्लाइड में 2 से 3 सवाल हैं, उम्मीद है आपको ये समझ आएंगे। आप तो जो फरमाइएगा स्टूडेंट। बात ये, व्हाट इज़ अ कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड? कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट बात ये है, कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स व्हेन द बॉडी मेटाबोलाइजेज देम। यानी वो कहता है कि जब बॉडी के अंदर अब आप कोई चीज़ भी खाते हैं, सपोज हम कोई फल खाते हैं, सेब खाते हैं, ठीक है, हम कोई ऑरेंज खाते हैं, कोई भी सेब खाते हैं, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट हैं, वो जब बॉडी के अंदर हजम होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, उनसे बॉडी को जो एनर्जी मिलती है ना, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड। बात समझ आ गई? और ये मेजर की जाती है किसके अंदर? किलो कैलोरीज में या किसमें? किलो जाउल में। तो ये यूनिट्स आपने लाजमी तौर पर मेंशन करने हैं, किलो कैलोरीज, किलो जाउल, ये यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने लाजमी तौर पर मेंशन आउट करना, नहीं भूलना। तो कैलोरी कंटेंट फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व है जो कि या रिलीज है, जो एनर्जी मिलती कहाँ से है बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से, फैट से, लिपिड से, जब बॉडी उनको मेटाबोलाइज करती है तो उसे हम कैलोरी कंटेंट कहते हैं। बात क्लियर हो गई? इसी तरह स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आ सैंपल of the food releases 20 kilojoule of energy when 5 gram is burned, what is the energy content per gram? तो स्टूडेंट यकीनन सी बात है आपके सामने हमारे पास इसको एनर्जी कंटेंट पर ग्राम 20 किलो जाउल है और 5 ग्राम टोटल उसका वेट है, तो कितने हो गए? यकीनन 4 किलो जाउल पर ग्राम, ठीक है। और कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको 4.18 से किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए इसे आप 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 22.99 किलो जाउल के इक्वलेंट ये हो जाएगा। बात समझ आ गई स्टूडेंट? यानी 20 kg को आपने 5 पे डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 ग्राम आपके पास है, तो ये किलो कैलोरीज आ गया। अब कैलोरीज में नहीं चाहते वैल्यू, आप चाहते हैं जाउल में, तो आप इसे जो है वो 4.18 के साथ क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन रिलेटेड टू द कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड? वो कहता है जी कंबस्शन और कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड जो है वो कैसे रिलेट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड एंड एंथैल्पी ऑफ अ कंबस्शन आर रिलेटेड। कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड इज इक्वल टू डेल एच
और ओवर 4.184, यानी ये आपके जो फॉर्मूला है अगर वो आपको आता है, दोनों में क्या रिलेशन है, इंथैल्पी चेंज डेल एच है, यानी इंथैल्पी चेंज लिखेंगे हम, ये कंबस्टन यहाँ नहीं कहेंगे, ठीक है। यानी वो सवाल हमारे पास जो बुक में आप देखेंगे A+ के अंदर भी आप देखेंगे तो यही है कि जनाब इंथैल्पी चेंज में और कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड में क्या रिलेशन है। तो याद रखें कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड इज इक्वल टू डेल एच और डिवाइडेड बाय 4.184 जाउल। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक और बड़ा अहम पॉइंट, एक और बड़ा अहम लॉ जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिसका नाम है हैज़ेस लॉ, वो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने बड़े तवज्जो से देखना है और हैज़ेस लॉ के क्वेश्चंस हैं उनको आपने ज़रा बेहतर तरीन तरीके से समझना है, क्योंकि ये शॉर्ट के लिए बड़ी दफ़ा आ चुका है, तवज्जो कीजिएगा। थोड़ा हैज़ेस लॉ क्या है पहले हम ये समझते हैं। वो कहता है जी हैज़ेस लॉ स्टेट दैट टोटल इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल चेंज टेक प्लेस एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन रिमेन द सेम। आपने कहा जी सर बात इसमें समझ नहीं आई। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक रूट है, सपोज एक पर्सन है, उसने साहिवाल से लाहौर जाना है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके पास एक तो रूट ये है कि वो बाय एयर साहिवाल से लाहौर चला जाए। उसका जो खर्चा हुआ सपोज उसमें जो इंथैल्पी चेंज हुई वो डेल एच, वो 5000 के इक्वल, उसमें 5000 रुपये खर्च किए, ठीक है, सपोज कर रहे हैं। अब एक रूट ये है कि वो साहिवाल से पहले उकाड़ा जाए, इस दौरान इंथैल्पी चेंज कितनी हुई, डेल एच 1, हम ये कह लेते हैं कि 2000 हुई। फिर वो जनाब उकाड़ा से पत्तों की पहुंच गया, इस दौरान इंथैल्पी चेंज 1000 हुई। फिर वो जनाब पत्तों की से लाहौर पहुंच गया, इस दौरान भी इंथैल्पी चेंज, ये डेल एच 2 थी वैल्यू, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू आपके पास है ये डेल एच 3 है। इसका मतलब है 3 वैल्यूज अब आपके पास आ गई। कौन कौन सी वैल्यू स्टूडेंट आ गई, एक डेल एच 1, एक डेल एच 2, और अब 2 रूट्स हैं। एक रूट कौन सा है, ए से डायरेक्ट डी में, और एक रूट कौन सा है, ए से बी में, फिर बी से सी में, और फिर सी से डी में। लेकिन स्टूडेंट ये लॉ कहता है जो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज है ना जी, वो सेम है दोनों रूट्स में। कैसे, डेल एच किसके इक्वल होगा, डेल एच 1 प्लस डेल एच, इसको ज़रा हम दोबारा से देखते हैं, ये वैल्यू मैं आपके सामने दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे। डेल एच किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3। इसका मतलब है स्टूडेंट हमारे पास जो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज होगी इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के दौरान वो सेम होगी, नो मैटर हमारा रिएक्शन कौन से रूट से हो रहा है, ए से डी से हो रहा है या ए से बी में जा रहे हैं, बी से सी में जा रहे हैं। तो ये लॉ ये हमें कहता है कि जनाब इफ़ अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन सेवरल डिफरेंट रूट्स ओवरऑल इंथैल्पी चेंज रिमेन सेम, यानी ओवरऑल जो इंथैल्पी चेंज है जनाब उस वो रूट डिपेंडेंट नहीं होती, वो सेम रहती है चाहे जिस रूट से मर्जी रिएक्शन हो रहा हो। आपको बात समझ आ गई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये लॉ है जिसका नाम है हैज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सोमिशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाई डू वी नीड हैज़ेस लॉ। भाई हमें हैज़ेस लॉ की ज़रूरत क्यों है स्टूडेंट, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनकी इंथैल्पी चेंज जो है ना जनाब वो कैलोरीमीटर से फाइंड नहीं हो सकती। मसलन कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन, आप पता ये डायरेक्ट तो होती नहीं है कि कार्बन को मिलाएं और क्लोरीन को मिलाएं और कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम। फिर क्या होता है, ये इनडायरेक्ट बनता है, जैसे मीथेन के साथ क्लोरीन मिलाएं मिथाइल क्लोराइड बन गया। तो ऐसे रिएक्शन के लिए हम एक लॉ अप्लाई करते हैं जिस लॉ का नाम अभी मैंने आपको बताया। क्या नाम है स्टूडेंट इसका, हैज़ेस लॉ। इसका मतलब है देयर आर सम रिएक्शंस, देयर आर मैनी रिएक्शंस हुज इंथैल्पी चेंज कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय द क्लोरीमीटर, जिनकी इंथैल्पी चेंज को हम क्लोरीमीटर से मालूम डायरेक्टली नहीं कर सकते। बात समझ गए। और इसके लिए हमें जो है वो इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं और उसकी मदद से, और वो मेथड कौन सा है, वो मेथड हैज़ेस लॉ है। इस हैज़ेस लॉ को अप्लाई करके हम उन रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये भी हम क्लोरीमीटर से नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि क्लोरीमीटर में जब भी रिएक्शन होता है
तब क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इसलिए आपके पास ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो हमें कुछ रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज को फाइंड करने में मदद करता है। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। इसके तमाम सवालात के जवाब आपको बड़े जामे करके दिए हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।